नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इसमें भारत की कैजुअल्टीज नहीं या ना के बराबर हुई। वहीं कारगिल युद्ध में भारत की बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई, जिनको बहुत सारे लोग अवॉइडेबल मानते हैं कि ये कैजुअल्टीज बहुत कम हो सकती थी। कारगिल की 25वीं एनिवर्सरी पर हमने कुछ वीडियोज़ रिलीज़ किए थे, जिनमें शॉर्ट्स भी थे, जिनके जरिए हमने यह जानने की कोशिश की थी कि क्या कारगिल युद्ध अवॉइडेबल था। यदि टोटली अवॉइडेबल नहीं भी था तो क्या इसका बहुत रिड्यूस स्केल पे, यानी कि एनिमी के द्वारा बहुत कम एरियाज में इंट्रूड किए जाने के बाद में एविक्शन ऑपरेशंस में कैजुअल्टीज कम होने की भी कोई पॉसिबिलिटी थी या नहीं। इन प्रश्नों के जवाब हमने पिछले साल ढूंढे थे। हमारे व्यूअर्स जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं वो इसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे हमें यह पता लग सके कि क्या कारगिल युद्ध के दौरान कैजुअल्टीज कुछ कम हो सकती थी। कहने का अर्थ यह है कि जो स्थिति थी, जो इंट्रूजन हो गया था, उसके जो भी कारण रहे, चाहे वो अवॉइडेबल थे या पूरा युद्ध अवॉइडेबल था या किस एक्सटेंट तक होना था, इसको हम पीछे रखते हुए इन कारणों पर चर्चा करेंगे कि जो भी स्थिति बन गई थी कि जब इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये युद्ध लड़ना शुरू किया तो उस समय कई कम कैजुअल्टीज़ के साथ ये युद्ध मैनेज हो सकता था। और यदि हमारी इतनी अधिक कैजुअल्टीज़ हुई, हमारे लगभग 530 से अधिक सैन्य जवानों ने और जूनियर ऑफिसर्स ने अपनी जानें गंवाई, हजारों वुंडेड हुए, उन्होंने अपने अंग गंवाए, क्या इन सारी कैजुअल्टीज़ को हम काफ़ी कम रख सकते थे? क्या चंद जानें गंवाकर ही हम कारगिल के इंट्रूजन्स को बाहर उठाकर फेंक सकते थे? इन प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इन खामियों को हम पॉइंट वाइज एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी जो गलती थी, वो शुरुआत के अटैकिंग ट्रुप्स को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी और उसके पास क्या क्या हथियार हो सकते हैं, किन किन पोजीशंस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, इस सब के बारे में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की तरह चीज़ें हुई जनरलों के द्वारा, जिसके बारे में आप ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का एक इंटरव्यू मैंने देखा था। इसके अतिरिक्त कैप्टन मनोज पांडे, ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना, इन सब के भी जो इंस्टांसेस हैं वॉर से रिलेटेड, आपको जान के ताज्जुब होगा कि कैप्टन मनोज पांडे का एक समय पे ही वाज बीइंग पुट अप फॉर कोर्ट मार्शल फॉर कम्युनिकेटिंग टू द अथॉरिटीज कि ये अटैक सुसाइडल हो जाएगा एंड देयर आर 90% चांसेस ऑफ फेलियर। ये बात बताने के लिए उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जाने वाली थी, ऐसा सुनने में आया था। जो डिसइंफॉर्मेशन दी जाती थी वो इस तरह की होती थी। हायर हेडक्वार्टर्स कहते थे कि हमें सूचना मिली है कि दुश्मन का एम्यूनिशन खत्म हो गया है, आप खड़े होइए और आगे बढ़ जाइए, तो ताकि जो लोग कवर में होते थे वो उठ के आगे बढ़ जाएं और किसी न किसी तरह असॉल्ट कर दें। इस तरह की सूचना हायर हेडक्वार्टर्स के द्वारा दी जा रही थी। अगला एक बहुत बड़ा कारण था जो पहले कारण से जुड़ा हुआ था कि अटैकिंग ट्रुप्स को रैकी करने का टाइम नहीं दिया जा रहा था, उनको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा था। रैकी ये होती है कि जब भी कोई अटैकिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्टिव पर हमला करने की तैयारी करती है तो वो सबसे पहले दुश्मन के क्या क्या हथियार कहाँ लगे हैं, किस किस जगह पर लगे हैं, उन वहाँ तक जाने के क्या क्या रास्ते हैं, और अगर रास्ते दुर्गम हैं उसके लिए क्या कोई रोप्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, क्या कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वेल प्रिपेयर्ड अटैक्स का क्या फ़ायदा होता है। इसकी मिसाल हमें कारगिल युद्ध के दौरान ही देखने को मिल जाती है। Point 5770 was the highest feature which was recaptured from the enemy during Operation Vijay. ये कैप्टन नवदीप चीमा की अगुवाई में 27 राजपूत के बहादुर जवानों ने, और कैप्टन श्यामल सिन्हा भी इसमें शामिल थे, इन्होंने ये अटैक लॉन्च किया था और इसमें टोटल सरप्राइज अचीव करते हुए पाकिस्तान के एक ऑफिसर और 10 जवान मारे थे। कैप्टन तैमूर मलिक ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड 10 अदर रैंक्स वर किल्ड एंड देयर वाज नो कैजुअलिटी टू ओन ट्रुप्स ड्यूरिंग द अटैक। और टोटल उन्होंने सरप्राइज अचीव किया था। इस अटैक की बहुत अच्छे से तैयारी करके अटैक इम्प्लीमेंट किया गया था और कारगिल की सबसे ऊंची चोटी आपको जान के ताज्जुब होगा कि बिना किसी कैजुअलिटी के भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कब्जे से छुड़ा ली थी। अगला एक बहुत बड़ा कारण जिसके कारण बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई वो यह था कि दुश्मन को एनसर्कल किए बिना ही ट्रुप्स को चोटियों पर फ्रंटल असॉल्ट करने को कहा जा रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई। क्योंकि एनिमी को जो पहाड़ के ऊपर बैठा है वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा होता है, उसके पास सब कुछ स्टॉक्ड होता है, उसके हथियार बिल्कुल साइटेड होते हैं, रेडी टू फायर होते हैं, सिर्फ उसको ट्रिगर दबाना होता है और वो दुश्मन की फोर्स को ख़त्म करने की स्थिति में अटैकिंग फोर्स को हमेशा रहता है।
तो इस दुश्मन को जब चारों तरफ से उसको एनसर्कल किया जाता है या उसके पीछे से जाके उसको कट ऑफ किया जाता है, तो उसके माइंड में एक पैनिक आता है, या जब चारों तरफ से कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में कोई ना कोई फायर उसके ऊपर डाला जाता है, तो उसकी जो वेपन्स की साइटिंग है दैट गेट्स डिस्टर्ब एंड दैट कैन सेव कैजुअलिटी टू ओन ट्रूप्स रादर देन गोइंग फॉर फ्रंटल अटैक्स। एनसर्कलिंग से किस तरह अपनी कैजुअलिटीज बचती हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह की ब्रिगेड 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने दिया था, जो कि बटालिक एरिया में सबसे दुर्गम इलाके में इन्होंने दुश्मन के कब्जे से सबसे ज़्यादा चोटियां सबसे जल्दी छुड़ाई थी। तो इन्होंने वो टैक्टिक्स अडॉप्ट की थी कि जिसके तहत ये दे डिड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फ्रंटल असॉल्ट्स, शुरू में एक दो इन्होंने ट्राई किया, फिर उसके बाद इनको समझ में आ गया कि ये स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं हो रही है, तो ये वैलीज के अलोंग घुसे और चोटियों के पीछे दुश्मन के एक तो उनकी रसद वगैरह को कट ऑफ करने की कोशिश की और बहुत हद तक इसमें कामयाब हुए। उनके जो जितनी स्टॉकिंग्स थी उसको डिस्ट्रॉय करने की आर्टिलरी शेलिंग से इस तरह की कोशिश की गई रादर देन गोइंग फॉर फ्रंटल असॉल्ट। उसके बाद जब ये फ्रंटल असॉल्ट के लिए गए तो उनको कामयाबी बहुत आसानी से मिली और इस ब्रिगेड ने सबसे पहले 8 जुलाई तक एलओसी तक का एरिया पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ा लिया था, जो कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इनकी तरफ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जिस समय की वो एनसर्कलिंग मूवमेंट कर रहे थे तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह के ऊपर जो तत्कालीन कमांडर 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड थे, उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव इस तरह का रहता था जल्दी रिजल्ट्स देने के लिए। अगली एक बहुत बड़ी खामी ये रही कि अब इसको हम सोच के देखते हैं कि 5 मई को इंट्रूजन्स डिटेक्ट हो गए थे। उसके बाद में शुरुआत में एयरफोर्स को प्रोबिंग के लिए यूज़ किया गया, जिसमें एक एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर गिर गया और उनको भी शायद पूरी सूचना नहीं दी गई थी कि इस हद तक दुश्मन ने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसके चलते एयरफोर्स का भी कुछ नुकसान शुरू में हुआ था। और उसके बाद में जब 27 मई के बाद में एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया, रिजर्व्ड इन्फेंट्री डिवीजन 6 इन्फेंट्री डिव को मूव किया गया था बरेली से, और इस डिवीजन ने आके इसके ट्रुप्स ने एक्लिमेटाइज कर लिया था। एक्लिमेटाइज करना या उस हाइट पे सांस लेने के हिसाब से या जो बॉडी एक्लिमेटाइज करती है, वो उनके ट्रूप्स भी एक्लिमेटाइज हो चुके थे। ये डिवीजन पूरे अपने प्रॉपर वेपनरी के साथ में पूरे इक्विपमेंट के साथ इसने मूवमेंट किया था। तो इस डिवीजन को यूज ना करके इन्होंने कारगिल युद्ध में 3 इन्फेंट्री डिवीजन के अंदर कम से कम जितने सियाचिन से डीइंडक्टेड और रिटर्न ट्रूप्स थे उनको एज लेट एज जून जुलाई तक यूज करते रहे, चाहे वो 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सेक्टर में जो श्योक वैली के अंदर इंट्रूजन्स थे उनको क्लियर करने के लिए, चाहे बटालिक में उनको ट्रुप्स को डाइवर्ट करके जो सियाचिन और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से एग्जॉस्टेड एंड अपना पूरा टेन्योर करके जो ट्रुप्स आए हुए थे उनको यहाँ फिर से अटैक करने के लिए भेजा जा रहा था, जबकि वो एग्जॉस्टेड थे, उनकी बॉडी में बहुत तरह की कमी आ जाती हैं सियाचिन पे। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि एज पर दी आर्मी प्रोटोकॉल, आर्मी मेडिकल प्रोटोकॉल, सियाचिन में दोबारा किसी भी यूनिट को जल्दी नहीं लाया जाता या किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जल्दी नहीं भेजा जाता उस यूनिट को जो कि एक सियाचिन पर टेन्योर कर लेती है। लेकिन कारगिल युद्ध में इसको दरकिनार करते हुए तत्कालीन जनरल्स ने यह उचित समझा कि वे सियाचिन से रिटर्न ट्रुप्स को टिल एज लेट एज जुलाई, जबकि तब तक एडिशनल ट्रुप्स एक्लेमेटाइज हो चुके थे, वो टोटली प्रिपेयर्ड थे, दे वर फ्रेश फॉर अटैक, उनको यूज ना करते हुए सियाचिन रिटर्न ट्रुप्स को यूज किया गया। इसके अतिरिक्त जो ट्रुप्स को अटैक करने के लिए जब बोला जा रहा था तो उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड करेक्ट वेपनरी, एम्यूनिशन की करेक्ट स्टॉकिंग, ये सब की भी बहुत ज़्यादा कमी थी। ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना जो तत्कालीन 111 GR के ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव यूनिट कही जाती है उसके कमांडिंग ऑफिसर थे, तो उन्होंने ये बात भी कही है कि उनकी वाइफ जो है किसी तरह फील्ड टेलीफोन्स जो आर्मी में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं ताकि वो अपनी पेट्रोल्स के साथ में जो उनकी अलग अलग लोकेशंस पे उनके ट्रुप्स डाइवर्स होकर दुश्मन की खबर हासिल कर रहे थे, तो उनको भी इक्विपमेंट के लिए उनकी जो वाइफ थी वो चांदनी चौक दिल्ली से उन्होंने फील्ड टेलीफोन्स खरीद के यहाँ पे वो भेजती थी किसी न किसी एयरफोर्स सॉर्टी के जरिए, एंड दैट इज़ हाउ इनिशियली दैट वाज द लेवल ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ स्टोर्स एंड इक्विपमेंट। पर ट्रुप्स को लगातार अटैक करने के हमले उसके बावजूद भी दिए जा रहे थे, उनको लगातार ऑपरेशंस में भेजा जा रहा था, जिसके कारण काफ़ी कैजुअलिटीज़ होती रही। इस संबंध में ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना ने यह भी बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ को लेटर भी लिखा था इस पॉइंट को उठाते हुए, और उस पॉइंट को काफ़ी हद तक एड्रेस भी किया गया, लेकिन ये बहुत एक रेयर घटना थी कि एक CO लेवल का व्यक्ति डायरेक्टली चीफ को उसको लिखना पड़े और चीफ से तब उसके लिए निर्देश आए। ये जो तत्कालीन जो इमीडिएट जनरल्स थे उनको इस बात का ख्याल रखना था कि वो ट्रुप्स को तब तक हमले का आदेश ना दें जब तक वो उनको साजो सामान के साथ, वो भी हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस के लिए उनको तैयार ना कर लें।
ऑल्सो जो सप्लाईज है, यहाँ तक कि आप हथियार, गोला बारूद और अदर इक्विपमेंट की बात हमने की, यहाँ तक कि जो खाने पीने का राशन था, जो बहुत सारी कंपनीज के और यूनिट्स के जो कुक हाउसेस थे वो नीचे होते थे, बोरियों में एक तरह से पूरियां भर के जाती थी और इनको कई बार इतनी हार्ड हो जाती थी कि उनको बर्फ़ में डुबो के, खुद मैंने भी बर्फ़ में डुबो के कारगिल युद्ध के दौरान पूरियां खाई और हम सब लोगों ने अपना पेट भरा। लेकिन ये शिकायत के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक और इंडिकेशन है जो ये बताता है कि उस युद्ध की तैयारी किए बिना ही ट्रुप्स को अटैक में भेजा गया, जो कि हाईली अवॉइडेबल था। इट वाज हाईली अनडिजायरेबल। किसी भी युद्ध में हम अब मिसाल लेते हैं 1971 की, जहां फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर से 6 महीने का समय मांगा था और 6 महीने के बाद में ये हमारे जो ऑपरेशंस थे 1971 वॉर के, ये शुरू किए गए थे। तब तक सेना लगातार तैयारी करती रही, वेपन्स एंड एम्युनिशन की करेक्ट स्टॉकिंग की गई, जो कि एक सेना को हर दिन के वॉर में एग्जॉस्ट होता है, उसका एक कैलकुलेशन फिगर्स होती हैं, उसके हिसाब से तैयारी की गई थी और सक्सेस हम सबके सामने थी कि 71 वॉर में किस तरह से भारत की इतनी अच्छी जीत हुई थी भारतीय सेना की। कारगिल युद्ध में जब फ्रंटल असॉल्ट्स के लिए ट्रुप्स को भेजा जा रहा था या अटैक्स के लिए भेजा जा रहा था, तो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन का कोई प्लान नहीं हुआ करता था, जो दिखा नहीं। इसके चलते बहुत सारी कैजुअल्टीज जो थी, बहुत सारे हमारे जो वुंडेड बहादुर जवान और अधिकारी जो थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी होगी, क्योंकि उनको सही टाइम पर इवैक्यूएट करने का जरिया अवेलेबल नहीं था। किसी भी अटैक के दौरान एक अलग पार्टी डिप्यूटेड होती है, जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट या मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो कैजुअल्टीज को वहां से बाहर निकालने का, उनको फर्स्ट एड देने का और आगे बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ पे सुविधाएं होती हैं उनको फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। इसका कैजुअल्टी इवैक्यूएशन का कोई प्रॉपर प्लान कारगिल युद्ध के दौरान नहीं दिखा। और यहाँ तक कि आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे हमारे बहादुर जवानों का जो पार्थिव शरीर था वो पीछे छूट गया। वो कई कई दिनों, कई कई महीनों बाद उसको रिट्रीव किया गया, उनके पार्थिव शरीर को, और उसके बाद उनका संस्कार किया गया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैजुअल्टी इवैक्यूएशन की एक बहुत बड़ी कमी रही, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई होंगी। दूसरा, ये बहुत सारे अटैक्स जो थे, दे वर लॉन्च्ड विदाउट प्रॉपर नंबर्स। फॉर एग्जांपल, माउंटेन्स में अटैक का जो आर्मीज होती हैं, जो माउंटेन वॉरफेयर में काफ़ी जिनका अभ्यास होता है, जिन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस और जंगें लड़ी होती हैं हाई एल्टीट्यूड में, तो भारतीय सेना उनमें से एक है जिसने बहुत जंग लड़ी हैं। तो इस तरह के माउंटेन्स जो ऑपरेशन विजय में थे, इस तरह के माउंटेन्स में लगभग 1:9 या 1:18 तक का रेशियो अटैकिंग ट्रूप्स का चाहिए होता है। ये रेशियो जो कम से कम शुरुआत के असॉल्ट्स में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से दुश्मन बड़ी आसानी से, जो हमारे शहीद हुए, उनको मारने में दुश्मन कामयाब रहा बिना किसी अधिक स्वयं के नुकसान के। जो नंबर्स है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेनी वेज। एक तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है, जब दुश्मन के ऊपर एक बहुत जगह से बहुत सारा फायर आता है, कई सारे लोग इकट्ठे उस पर फायर करते हैं, एंड देन दे ऑल्सो लुक एट द नंबर्स कि हम इतने सारे लोगों को इकट्ठा इंगेज नहीं कर सकते, तो दुश्मन का मोराल भी पोजीशन को डिफेंड करने का टूटता जाता है। दैट इज़ वाई नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द माउंटेन्स फॉर कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, फॉर कैरिंग द एम्युनिशन साइमल्टेनियसली। जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ज़्यादा फायर पावर जो है अटैकिंग फोर्स के पास अवेलेबल होती है। जब आर्टिलरी फायर रुक जाता है इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ असॉल्ट, तो उस समय जितनी आप एम्युनिशन और हथियार लेके जा सकते हैं, जितनी आपके पास स्ट्रेंथ होती है आदमियों की, वो उतना ज़्यादा हथियार एम्युनिशन ले जाने में कामयाब होते हैं, जिससे दुश्मन के ऊपर अधिक से अधिक फायर डाला जा सकता है। अदरवाइज अ स्मॉल फोर्स टेंड्स टू रन आउट ऑफ एम्युनिशन एंड बी एनिहिलेटेड बाय द एनिमी वेरी इजीली विदाउट मच लॉस ऑफ इट्स ओन। इसके अतिरिक्त कारगिल युद्ध में एक बहुत पिक्युलर चीज़ ये देखने को मिल गई थी कि बहुत सारी यूनिट्स थी जिनको एक के बाद एक अटैक के ऑर्डर्स दिए। मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो कारगिल युद्ध का डाटा है उससे आपको पता लग जाएगा कि बार बार सेम सेट ऑफ ऑफिसर्स, सेम सेट ऑफ ट्रूप्स एक अटैक से वो संभलते नहीं थे कि उनको दूसरे अटैक में भेज दिया जाता था। इंस्टेड ऑफ दैट ये होना चाहिए था कि 1 या 2 अटैक के बाद में उनको कुछ समय का रेस्ट दिया जाना चाहिए था और किसी दूसरी यूनिट को लाके एज अटैकिंग फोर्स यूज किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यूनिट्स में भी कुछ एक ऑफिसर्स थे, डिस्पाइट लीव रिकॉल मैसेज, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जो कुछ प्रिटेक्स्ट पे कारगिल युद्ध में उन्होंने ड्यूटीज बहुत लेट ज्वाइन की या ज्वाइन नहीं की, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऑफिसर्स को एक के बाद एक अटैक्स में हिस्सा लेना पड़ा और इस तरह से वो बार बार एग्जॉस्ट हो के अंतिम फाइनली सम ऑफ देम बिकेम कैजुअल्टीज। एक कहावत होती है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। हमारे जो तत्कालीन कारगिल युद्ध के जर्नल्स थे, इन्होंने जब कारगिल इंट्रूजन्स का एक्सटेंट पब्लिक हो गया तो इनके अंदर एक तरह का जुनून सवार हो गया कि हमने जल्दी से जल्दी जो ये इविक्शन है इसको करना है, चाहे
उसके लिए कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ी, ये एक बहुत गलत टैक्टिक्स साबित हुई वीज़ा-वी दी कैजुअलिटीज़, दी माउंटिंग कैजुअलिटीज़ दैट वी हैड। हमारी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इसलिए हुई कि जनरलों के माइंड में एक तरह की जल्दी मच गई कि हमने सब काम जल्दी करना है। वो सारी मिलिट्री टैक्टिक्स और जो बेसिक ड्रिल्स होती हैं किसी भी ऑपरेशन को कंडक्ट करने की हर एक लेवल पे, हेडक्वार्टर लेवल पे, यूनिट लेवल पे, ये सारी ड्रिल्स भूल के इन्होंने दे वर रशिंग इनटू थिंग्स कि जल्दी जाओ, अटैक करो, उनको ऊपर बस मिलिटेंट बैठे, जाओ उनको बोरों में भर लाओ, इस तरह की चीज़ें भी उनके माइंड में आती रही, जो कि उन्होंने ट्रुप्स को कन्वे करते रहे, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज़ हुई। इस माइंडसेट की वजह से हर चीज़ के लिए जल्दी की गई थी। यहाँ तक कि कई लोगों का तो ये मानना था कि जैसे रशियंस ने उनके ऊपर नेपोलियन की आर्मी को भी उन्होंने ऐसे ही डिले से ख़त्म किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी को भी उन्होंने सिर्फ डिले कर करके दे एक्सपोज देम टू द कोल्ड। सिमिलरली जो कारगिल की चोटियाँ थी उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो इट बिकम्स टू कोल्ड, और जो जिस तरह की पोजीशंस इंट्रूडर्स ने ऑक्यूपाई करी हुई थी उनको वहाँ पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाता। अगर हमारे जनरल्स इन पोजीशंस को एनसर्कल करते, उनकी सप्लाई लाइन कट ऑफ करते, तो धीरे धीरे रादर देन गोइंग फॉर फ्रंटल असॉल्ट, या उनको शुरुआत में असॉल्ट करने के बजाय एनिमी की विल टू फाइट को धीरे धीरे ब्रेक करना जरूरी था, उसके राशन को ख़त्म करना जरूरी था, वो खा खा के उसको ख़त्म करता रहे और उसके पास सप्लाई ना आए, और एमिनिशन को भी फायर करता रहे, उसका एमिनिशन निकलता रहे लेकिन उसको सप्लाई रीसप्लाई ना मिले। और इस तरह से जो बैटल ऑफ एट्रिशन जिसको कहते हैं, धीरे धीरे करके एनिमी की विल टू फाइट को ब्रेक डाउन किया जाना चाहिए था। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि हमको फ्रंटल असॉल्ट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हम इस तरह से उन्हीं चोटियों को जो कि जहाँ पे इतनी बर्फ़ होती है, जहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, धीरे धीरे करके एनिमी की विल टू फाइट वुड हैव बीन रिड्यूस्ड, और मिनिमल एफर्ट के साथ, मिनिमल कैजुअलिटीज़ के साथ में ये सभी चोटियाँ हम दुश्मन से वापस ले सकते थे। इस बात पर विचार होना चाहिए था और जनरलों को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं रखी, जिसकी वजह से शायद ये कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई। ताज्जुब की बात यह है कि ये सब बातें जो हमने लिस्ट की, ये दिखने में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर लगती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की बात जो है इसके बहुत डीप रूटेड रिपरकशंस होते हैं इन दी ओवरऑल ऑपरेशन, और इसके ऊपर कैजुअलिटीज़ का भी बहुत ज़्यादा असर होता है, देश के रिसोर्सेज पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है, एंड इट लीव्स अ वेरी बिग ट्रेल इफ़ वी हैव टू मैनी कैजुअलिटीज़ फॉर अचीविंग लिटिल रिजल्ट, विच जो कि जनरलों की खामियों की वजह से कारगिल युद्ध में मेरा ये मानना है कि ऐसा हुआ था। तो इन खामियों पे अगर नज़र डालनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करें या ना करें, इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड, बट जो ये खामियां हैं इनके ऊपर नज़र जानी चाहिए, क्योंकि जो कारगिल इवेंट्स के रिव्यू के लिए जो सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई थी उसमें किसी भी इस तरह के जो रीजंस थे इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई, कोई भी ऐसे टॉपिक्स निकल के नहीं आए। हालांकि कारगिल रिव्यू कमेटी ने इस बात को ओपन रखा था कि आने वाले समय में भी देश को, पब्लिक को, सरकार को और स्वयं आर्म फोर्सेस को ये हक होगा कि वो इन इवेंट्स को रिव्यू करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, ताकि आगे आने वाले ऑपरेशंस में और अधिक कैजुअलिटीज़ ना हो, क्योंकि हमारा नास्टी नेबर जैसे कि अभी उसने पहलगाम में किया और सिंदूर में उसको अच्छे से ठोका गया विद लीस्ट अमाउंट ऑफ कैजुअलिटीज़, उसका नुकसान भी हो गया, उसके जिसको कहते हैं ठाले वाले कर दिए इंडिया ने। सो दैट वाज अगेन द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन आर्मी एंड वेरी वेल प्लान्ड ऑपरेशंस बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड द आर्म फोर्सेस। So salute to them, and also salute to the Kargil martyrs, and with a parting lesson कि we need to look at certain things, and before we part there is one weapon which I would like to tell which would have acted very favorably, जिसको हमने शायद एडिक्वेटली अटैकिंग ऑन द माउंटेन्स में यूज़ नहीं किया, दैट इज़ AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। ये 30 mm का ग्रेनेड यूज़ करता है एंड इट कैन फायर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फायर, जिसको यदि कारगिल युद्ध में अगर प्रॉपर बिल्डअप के साथ में इसको यूज़ किया जाता तो ये बंकर बस्टिंग के लिए, बंकर से दुश्मन को फाइनली निकालने में बहुत सारी जाने गई हैं, क्योंकि जो दुश्मन आर्टिलरी शेलिंग और सब तरह की फायरिंग के बाद भी बच जाता है कि यदि कोई ग्रेनेड उसके अंदर पहुंच जाके अंदर अगर कोई ग्रेनेड फट जाता है तो उसके सारे ऑक्यूपेंट, जो चाहे उसने जो भी हथियार लगाया वो, चाहे एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई हो, चाहे मीडियम मशीन गन हो, या कोई भी ऑटोमेटिक हथियार हो, या जो भी उसके ट्रुप्स फायर कर रहे हैं, वो सारे के सारे दे आर इंस्टेंटली इनकैपेसिटेटेड। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि एक ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर का कहीं भी कारगिल युद्ध में हमें यूज़ नहीं दिखता। ये एक ऐसा हथियार है जिससे जो अटैकिंग ट्रुप्स का बहुत बड़ा साथी सिद्ध होता है। जब सब तरह का फायर रुक जाता है, आर्टिलरी की सपोर्ट रुक जाती है,
मीडियम मशीन गन का फायर भी, जो आपका फायर सपोर्ट बेस है वहाँ से रुक जाता है। आपके पास सिर्फ अपनी लाइट मशीन गन होती है जिसका फायर इतना कामयाब नहीं हो रहा होता सर्टन पोजीशंस में एंड इन सर्टन सिचुएशंस। उस समय जो AGL है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, ये एक बहुत बढ़िया हथियार है जो एक लंबी रेंज लगभग 700-800 मीटर तक ये ग्रेनेड को फेंक देता है इन सर्टन कंडीशंस। सो दिस इज़ वन वेपन विच वी मिस्ड यूजिंग इन कारगिल, जिसका कोई बखान नहीं मिलता। और शायद ये यूज़ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी मचाई गई थी कुछ जनरलों के द्वारा, हर ऑपरेशन को इतनी जल्दी करने के आदेश दिए जा रहे थे कि इस बात की सुध नहीं ली गई कि क्या अटैकिंग ट्रुप्स के पास में वो हथियार है जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होंगे या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, सल्यूट टू ऑल द मार्टियर्स ऑफ भारत माता। जय हिंद की सेना।